इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं और जब ये वीडियो शूट हो रहे हैं तब तक हम लोगों ने अपनी क्लास के अंदर एपी चैप्टर भी पढ़ लिया है। इसलिए हमने इसके अंदर एपी चैप्टर भी इंक्लूड कर लिया है। मतलब इसमें चैप्टर जो हम यूज कर रहे हैं उसमें 1 to 5 है और चैप्टर नंबर 8। तो उसी चैप्टर में से कहीं से भी हमने 5 प्रॉब्लम्स लिए हुए हैं। इन्हीं का सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि एपी से है। इसमें है फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी दिस। यहाँ पे एक एपी दिया गया है और इस एपी को स्टार्ट किया है 10 से। इसका जो लास्ट टर्म है वो -62 है। तो कह रहा है कि इस एपी का मिडल टर्म कौन होगा, आप बता दो। ठीक है, तो इसमें बीच में कहीं पे कोई एक टर्म आएगा, वो उसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि इस एपी में कुल कितने टर्म है। ठीक है, तो उसके लिए एन का फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। तो फार्मूला लिखोगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू यहाँ पे -62 है, ए की वैल्यू है 10 प्लस एन माइनस वन, एन फाइंड करना है और यहाँ से डी लिखोगे तो आपको मिल जाएगा -3। तो पहले 10 को इधर भेज देंगे तो ये -10 हो जाएगा, इसलिए -72 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -3। अब -3 को इधर भेज के हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो -72 डिवाइडेड बाई -3 करोगे, ये इक्वल टू एन माइनस वन है। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 24 प्लस वन इक्वल टू एन। मतलब एन यहाँ पे है 25। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे सीरीज में कुल 25 टर्म्स लिखे गए हैं। तो अब यहाँ पे आपको मिडल टर्म बताना है। तो 25 का जो मिडल होगा, मतलब ठीक बीच वाला, वो 13th टर्म होगा। ठीक है, तो अगर किसी को समझ में ना आए कि 13th टर्म कहाँ से आया, तो याद रखना जो आपके पास नंबर आते हैं अगर वो ऑड आ जाए तो उसमें आपको एक ऐड करना है और इसको कर देना है आधा। तो आपको मिल जाएगा कि ठीक मिडल वाला टर्म क्या होगा। यानी आपको यहाँ पे अब बताना है A13 की वैल्यू, मतलब जो मिडल टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो A13 निकाल दो। फॉर्मूला लिखोगे इसके लिए a प्लस 12d। ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है और 12 इंटू डी की वैल्यू -3 है। ये सॉल्व करोगे आएगा 10 माइनस 36 और इसको सॉल्व कर दोगे तो -26 आ जाएगा। मतलब जो इसका मिडल वाला टर्म होगा इस सीरीज का वो -26 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। इफ कोसेक ए इक्वल टू 4 एंड कॉट ए इक्वल टू √3k, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये ट्रिगो से प्रॉब्लम लिया गया है जिसमें कोसेक और कॉट की वैल्यू दिया गया है और कह रहा है यहाँ पे के की वैल्यू बता दो। ठीक है, तो कोसेक और कॉट का एक रिलेशन आपको मालूम है। वो रिलेशन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, इसी रिलेशन को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो कोसेक की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं। कॉट की वैल्यू √3k है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, इक्वल टू 1 है। 4 का स्क्वायर होता है 16 और इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 3k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 3k स्क्वायर को इधर भेज देते हैं और 1 को इधर। तो लिखोगे 3k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 1। मतलब 3k स्क्वायर आपको मिल जाएगा 15। तो k स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 15/3 मतलब 5। तो जब यहाँ से k लिखोगे तो ये हो जाएगा √5। और आपको मालूम है कि जब रूट में कोई वैल्यू होगी तो इसको हम प्लस माइनस दोनों साइन के साथ लिखते हैं। यानी k की वैल्यू यहाँ पे आप +√5 भी लिख सकते हो और -√5 भी लिख सकते हो। इन्हीं दोनों आंसर को चेक कर लेना है। तो यहाँ पे √5 आपको दिख रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ को इंसिडेंट लाइन्स। यहाँ पे दो आपके पास इक्वेशन है और कह रहा है कि आप बता दो कि क्या ये को इंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर को इंसिडेंट लाइन को अगर ये रिप्रेजेंट करेगा तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 की कंडीशन को ये फॉलो करेगा। तो पहले इन तीनों का रेशियो निकालते हैं, फिर हम चेक करेंगे कि ये इक्वल आ रहा है क्या। तो अगर यहाँ से A1/A2 लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 3/7। अगर B1/B2 लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 1/7 B1 की वैल्यू और 3 B2 की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 1/21। ये आपका A1/A2 और B1/B2 सेम नहीं आ रहा है, मतलब ये को इंसिडेंट लाइन नहीं हो सकता, इसे लिख देना है नो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर k, 2k, 3k, 4k एंड 5k। ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान सा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो आसान चीजें होती हैं उसमें थोड़ी सी जल्दबाजी कर देते हैं या फिर थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर हो जाता है गलत। तो यहाँ पे भी एक मिस्टेक हम लोग कर देते हैं जिसकी वजह से आंसर गलत आता है। तो मिस्टेक आपको नहीं करना है, इसलिए जो रूल है उस रूल के हिसाब से चलना है आपको। सबसे पहला काम क्या है, इन सबको लिखना है फैक्टराइज करके
और वो फैक्टर एक्सपोनेंट के फॉर्म में होना चाहिए। तो के का फैक्टर आपको के ही लिखना है। 2k का फैक्टर लिखोगे तो 2 मल्टीप्लाई के लिखना है। 3k का फैक्टर लिखोगे तो आपको लिखना होगा 3 मल्टीप्लाई के। और 4k का फैक्टर लिखोगे तो आपको लिखना है 2 पावर 2 इंटू के। और 5k का फैक्टर लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 5k। ठीक है। अब यहाँ से जब एचसीएफ लिखोगे तो एचसीएफ आपको मालूम है वो सारे फैक्टर्स होंगे जो सब में कॉमन होंगे। तो सब में कॉमन आपको केवल फैक्टर के दिख रहा होगा, इसलिए एचसीएफ इसका हो जाएगा के। और जब एलसीएम पे आओगे आप लिखते हो जितने भी फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे वो सारे विद देयर मैक्सिमम पावर। तो इसके फैक्टर में यहाँ पे 2 आ रहा है विद मैक्सिमम पावर 2, 3 आ रहा है विद पावर 1, 5 आ रहा है विद पावर 1 एंड 1 के ये आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 इंटू 3 12, 12 5 जा 60। तो इसका आंसर हो जाएगा 60k। और हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से आंसर 60k की जगह आता है 120k। और वो क्यों आता है? क्योंकि हम लोग फैक्टराइज नहीं करते, हमको लगता है कि नंबर बड़ा आसान सा है तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो डायरेक्ट करने में क्या करते हैं कि इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो 2 और 4 को, ये आंसर बदल जाता है क्योंकि जब आप यहाँ से एलसीएम 4 लिखोगे फिर ये 2 यूज नहीं होगा। ठीक है, यही गलती हम लोग कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² plus 12x plus 9 has zeros as alpha and beta. Now form a new polynomials whose zeros are alpha minus 1 and beta minus 1. तो यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन है और आपसे एक दूसरा पॉलिनोमियल पूछा हुआ है जिसके लिए रूट का इन्होंने हिसाब दे दिया है। और आपको मालूम है कि जब कोई भी नया पॉलिनोमियल हम लोग लिखते हैं तो जो दो रूट दिए जाते हैं उनका निकालते हैं सम एंड प्रोडक्ट। अब इस प्रॉब्लम को बच्चे दो तरीके से सॉल्व करते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को ही सॉल्व करके एल्फा और बीटा कैलकुलेट कर लेंगे, वो एल्फा बीटा यहाँ पे यूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद सम और प्रोडक्ट करते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करेंगे इक्वेशन को, ये पहले जो आपको रूट दिया जाता है न्यू उनका सम और प्रोडक्ट लिख लेते हैं और डायरेक्ट यहाँ से कोफिशिएंट वाला रिलेशन यूज करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कोफिशिएंट के रिलेशन से बताने जा रहा हूँ, बाकी जो भी आपको अच्छा लगेगा उस मेथड को यूज कर सकते हो। इक्वेशन आपको दिया हुआ है 4x² प्लस 12x प्लस 9। यहाँ से पहले हम लोग एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा लिख लेते हैं। तो एल्फा प्लस बीटा लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा -12/4 और ये वैल्यू आ जाएगी -3। और एल्फा इंटू बीटा लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 9/4। इसी एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा को हम आगे यूज करेंगे जहां जैसी जरूरत लगेगी। ठीक है, अभी न्यू कॉलम में लिखना है इसलिए आपको चाहिए सम ऑफ रूट्स। और सम ऑफ रूट्स आपको ये नहीं चाहिए, ये सम ऑफ रूट्स तो इस इक्वेशन का है। आपको न्यू इक्वेशन के लिए जो रूट दिया गया है वो एल्फा -1 और बीटा -1 है, तो इसका आपको सम और प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो इसका जब आप सम लिखोगे तो सम लिखना पड़ेगा एल्फा -1 प्लस बीटा -1। ये हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा -2। ठीक है, अब ये एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप इस इक्वेशन से लिख सकते हो। ये वैल्यू है -3 और -2 कर दोगे तो आ जाएगा -5, यानी सम आपको मिल गया है -5। ऐसे ही प्रोडक्ट लिख लो। तो जब प्रोडक्ट लिखोगे एल्फा -1 एंड बीटा -1, ये आ जाएगा एल्फा बीटा माइनस एल्फा माइनस बीटा और प्लस 1। एल्फा बीटा माइनस को कॉमन कर दिया तो एल्फा प्लस बीटा और प्लस 1। अब एल्फा इंटू बीटा और एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वेशन से यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 9/4 माइनस -3 और प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 9/4 प्लस 3 प्लस 1, 9/4 प्लस 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4, 9 प्लस 16, ये हो जाएगा 25/4। ठीक है, तो प्रोडक्ट ये यूज कर लेना है। अब इक्वेशन आप लोग लिखते कैसे हो, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा, साथ में हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लगा देते हैं k। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को यूज कर लो। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखनी है -5 और साथ में एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिखनी है 25/4। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ये x² प्लस 5x प्लस 25/4, ये आपका रिलेशन हो गया, यही इक्वेशन है। अब अगर आप लोग इसको फ्रैक्शन में नहीं यूज करना चाहते तो फ्रैक्शन को हटा दो, और फ्रैक्शन को हटाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से। तो फिर आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगा कि ऐसे ही रहेगा, अंदर आ जाएगा यहाँ पे 4x², 5 के साथ आ जाएगा 20x और ये 4 और 4 कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा केवल 25। आप ये रिलेशन लिखोगे तब भी सही है, फ्रैक्शन वाला लिख दोगे तब भी सही है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए
नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं आपके अगले प्रॉब्लम के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।